आज तो हम असल में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चूँकि टाइम हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा और आज कंप्लीट जो है वो एटलीस्ट मतलब 3 o'clock तक तो हम करेंगे ही करेंगे। तो फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, MD कैट और कैट के लिए। तो सिंध बोर्ड से के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ की जाएगी। तो बड़ा आसान चैप्टर है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 3 टॉपिक्स हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन है, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और एक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है। 3 टॉपिक्स होते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, इसी से MCQs बनते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देंगे पूरे पाकिस्तान में आप, तो ये 3 ही टॉपिक हैं इसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स में। या तो रेट ऑफ रिएक्शन से पूछा जाएगा, या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। तो चूँकि मैंने बताया था आपको कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं MCQs को, तो यहाँ थियोरेटिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर सिर्फ MCQs कराने हो तो शायद 15-20 मिनट का लेक्चर ना हो, लेकिन चूँकि हम थ्योरी के लिहाज से MCQs करते हैं तो ये लेक्चर 1.5 घंटे का भी बन सकता है, 2 घंटे का भी बन सकता है, ठीक है, इस तरह से जा सकता है। 100 MCQs मैंने इसके अंदर डाले हुए, रैंडमाइज़ करके 100 MCQs हैं, तो पूरे 100 नहीं, मतलब 60-65 MCQs हैं। वो टारगेट है आज इसको कंप्लीट करने का, थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ से स्टार्ट लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो फर्स्ट MCQ से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ डैश। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन या मूवमेंट, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों होती है, फास्ट क्यों होती है, इसको डिस्कस करते हैं। और फाइनली मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से मुराद है कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट MCQ और डेफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स की। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म, ठीक है। तो 1 by 1 एक MCQs को देखेंगे। सेकेंड MCQs की तरफ आते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर्ड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। देखो, अगर हमारे पास रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब हम 4 तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। एक तरह से हम किस तरह से बता सकते हैं? फर्स्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किस स्पीड से डिसअपियर हो रहा है। दूसरा, हम इस तरह से बता सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। के अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि किस रेट से प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर ए ऑप्शन है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, बी ऑप्शन है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, सी ऑप्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। बस ये 2 तरह से देखते हैं, चूँकि वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम ये सपोज करते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर 2 ही तरह से देखें कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, किस स्पीड से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, किस स्पीड से प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है यूनिट टाइम में। तो इन 2 तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट है। बी है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है। सी है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर्ड पर यूनिट टाइम, ये भी फर्स्ट वाली कंडीशन है। तो ये तमाम कंडीशन से हम बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम पर यूनिट टाइम, या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर्ड पर यूनिट टाइम। तो तीनों तरह से बताया जा सकता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है
कि जब हम अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डिस्टर्बेंस की बात करते हैं रिएक्टेंट की, तो यहाँ पर हम लोग dx/dt जो लेते हैं तो वो माइनस में लेते हैं, जबकि यहाँ पर जब हम dx/dt लेते हैं तो वो प्लस में लेते हैं। dx/dt इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बस माइनस और प्लस साइन का फर्क होता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट अपियर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं। तो dx/dt से जो शो करते हैं, तो बहुत बेसिक बात है, आपने फर्स्ट टाइम में एक दिन भी पढ़ोगे ये चैप्टर तो आपको ये बात बताओगे, ठीक है। हाँ, किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अगर इसको फर्स्ट टाइम में, तो कब सबसे पहले वो फर्स्ट ईयर के मेरे लेक्चर को देख ले, इसके ना जो फर्स्ट ईयर के लेक्चर हैं उसको देखें, फिर उसके बाद उसको पढ़ें। भले अभी ना सीखे, लेकिन ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा कल, बट इस लेक्चर को डायरेक्ट ना देखें, पहले वो फर्स्ट ईयर के लेक्चर को देखे जिसने फर्स्ट ईयर बिल्कुल भी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया, तो उससे पहले वो उसको देखे फिर जाकर ये वाले लेक्चर को स्टडी करे, ठीक है ना, वरना मसला आएगा। क्योंकि मैं सपोज करता हूँ आपने कम से कम एक क्लास इसके लिए होगी फर्स्ट ईयर में, एक क्लास भी लिए तो मेरे लिए इतना काफ़ी है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं बना दूंगा, लेकिन बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट है तो ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है। थर्ड, रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा डी। चूंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दे बोथ आर सेम थिंग्स। किसी खास एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाया जाता है, और इसी को सिन बोर्ड की हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो बोथ CND हो जाएगा उसमें। अगरचे आपने सिर्फ शायद एक नाम सुना हो, किसी ने ये सुना होता है, किसी ने ये सुना होता है, दोनों ही होता है, ठीक है। और एक होते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो तो टोटल कंसंट्रेशन चेंज डिवाइड बाय टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। जैसे फिजिक्स में आपने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हैं, सही है। तो स्पेसिफिक टाइम की बात की जाए तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो वहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डैश। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, dx/dt है ना। x मतलब है कंसंट्रेशन, t मतलब है टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोलैरिटी और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकल गई मोलैरिटी पर सेकंड। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी लिखें और सेकंड इनवर्स लिख दें, दैट्स आल्सो करेक्ट। और अगर हम ऐसे नहीं लेना चाहें तो मोलैरिटी को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकंड, या फिर मोल उसके बाद DM पावर -3 और सेकंड इनवर्स। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन देख लो जो इस जैसा लग रहा है। मोल पर DM क्यूब सूरत में, मोल पर DM क्यूब पर सेकंड कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है, मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। तो दिस इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे इस टर्म में भी लिख सकते हैं मोलैरिटी की टर्म में, तो दैट्स नॉट रॉन्ग ना, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, फॉर द रिएक्शन दिस द रेट एक्सप्रेशन विल बी। आता है रेट एक्सप्रेशन बनाना, बिल्कुल। रेट लॉ अगर आपने पढ़ा है तो रेट लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है के हमारा रेट कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन को कैपिटल R भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग जो है वो dx/dt भी लिखते हैं, याद है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास A और B है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, C हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये 5 MCQ समझ में आ रहे हैं आपको? अभी नहीं करें, मैं बताऊंगा तो आप कर लें, रुक जाए, पहले देख लें कि किसी को मसला है इन 5 में से किसी MCQs में। समझ में आ रहे सारे, ऑल दिस? एनी इश्यूज हियर? आगे बढ़े, स्लाइड चेंज करें, देख लें, वापस नहीं जाऊंगा स्लाइड में फिर मैं, ठीक है, ओके, बढ़ा दें, ओके। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्योंकि रिमोट जो है वो मैं घर पे भूल चुका हूँ, तो माउस के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, तो वो बार बार आगे पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। वो रिमोट नहीं है मेरे पास, दैट्स वाई। तो एक बार बस आगे जाएंगे ना तो पीछे नहीं जा सकते स्लाइड में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए।
फॉर द रिएक्शन दिस द रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी दिस, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के विल बी। याद रखो बेटा, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ, dx/dt या रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर होता है के, उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास dx/dt जो हमारे पास होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसकी यूनिट हमारे पास फिक्स होती है, हमेशा सेम रहेगी, मोलैरिटी पर सेकंड या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये बात बताई, 2 मिनट पहले, ठीक है। दोबारा से लिख दिया, क्योंकि एमसीक्यूज जब जब ये आएगा तब तब मैं आपको ये बात बताता जाऊँगा, भले वो 10 बार क्यों ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद के क्या हमारे पास है, के इज रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स, डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन, डिपेंड्स अपॉन रेट एक्सप्रेशन। इसकी यूनिट फिक्स नहीं होती है, निकालनी पड़ती है, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। और ये तो आपको पता है लार्ज ब्रैकेट के अंदर है, तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी यूनिट फिक्स होती है, मोल पर डीएम, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कह लो आप, या फिर कैपिटल एम कह लो। तो बात ये समझ में आ रही है कि dx/dt और रिएक्टेंट की यूनिट तो फिक्स है, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट फिक्स नहीं है। यू हैव टू फाइंड इट, इट डिपेंड्स अपॉन रेट एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो। रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो बहुत आसान है, लिखा हुआ रेट इक्वल टू के ए इंटू बी ना, मतलब dx/dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। dx/dt की यूनिट हमारे पास क्या निकल गई, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, तो या मोलैरिटी पर सेकंड, वॉट एवर यू कैन से, कुछ भी कह दो, चलो इसी तरह से कह सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू के, और ये हमारा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, और ये हमारा दूसरा मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। के की यूनिट निकालनी है बेटा, तो मोल से मोल कैंसिल, डीएम क्यूब से डीएम क्यूब कैंसिल। के की यूनिट क्या निकल गई, डीएम क्यूब है ना, डीएम क्यूब इधर आ जाएगा, पर मोल इंटू सेकेंड, यही निकली। समझ आ रही बात? तो क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपने देखा किस तरह से मैंने यूनिट रेट कांस्टेंट की निकाली है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज नॉट फिक्स, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन रेट एक्सप्रेशन और केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं इस तरह से। ये सेकंड ऑर्डर की मैंने निकाली है, फर्स्ट ऑर्डर की अलग निकलती है, थर्ड ऑर्डर की अलग निकलती है, जीरो ऑर्डर की अलग निकलती है, वो सब निकालनी पड़ती है। रट्टा नहीं लगाना होता है, समझ के हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, आई थिंक ये हो गया होगा क्लियर आपको। क्वेश्चन 6 समझ में आ गया सबको? तो ये बड़ा लॉजिकल टाइप का चैप्टर है, रट्टा कुछ नहीं लगाना है, हर चीज़ समझने वाली है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी बात इसमें से गलत है? ए है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही बात इनकरेक्ट हो गई है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसी को तो रेट लॉ कहते हैं। एक लॉ हमारे पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते थे, उसको हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। रेट लॉ हमसे क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पढ़ा है ये लॉ आपने? फिर यहीं से हम इक्वल टू लगाएंगे तो के लगा देंगे, रेट कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। सही है, तो ये तो डिपेंड करता ही है भाई। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी सी भी चेक कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये बात बिल्कुल सही है। रेट कांस्टेंट जो के की वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। के सी की वैल्यू के साथ भी ऐसे ही था, कल पढ़ाया था मैंने आपको, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। रेट कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये बात बिल्कुल सही है।
रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सेम इसी तरह से केसी और केएसपी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नॉन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता था, जो कि ए वन ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ गए? तो ये दोनों एमसीक्यू समझ में आए। 6 और 7 लिखना है। हाँ सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट ऑक्वायर इन ऑर्डर टू रिएक्ट इज डैश। बड़ा आसान है ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी का। बेटा 3 तरह की एनर्जी होती है, हमें पता है। एक हमारे पास होती है जो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसकी एनर्जी होती है भाई? रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, ठीक है। और एक एनर्जी हमारे पास होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी सुना होगा आपने ये भी। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके पास होती है बेटा? ये होती है प्रोडक्ट की एनर्जी। अब रिएक्टेंट के पास अपनी कोई भी एनर्जी है, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के पास अपनी एक एनर्जी है जो 10 जूल है, और प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी है जो कितनी है भाई? 30 जूल है। अब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको 20 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी ना बेटा, तब जाकर वो थ्रेशोल्ड रीच करेगा और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है रिएक्टेंट को रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और एक्टिवेशन बराबर किसके होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? द एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू रिएक्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना भाई। जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती है, एक तो कुछ तो रिएक्टेंट के पास होती है, फिर एक्स्ट्रा कुछ और चाहिए उसकी होती है थ्रेशोल्ड तक रीच करने के लिए। तो थ्रेशोल्ड तक रीच करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आती है बात सबको? ये एनईडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एक्टिवेशन एनर्जी का, और हर टेस्ट में आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। तो ये असल में एक डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी के जो ऊपर लिखी हुई है। और इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और थ्रेशोल्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स इट। इसको मसला आगे आते हैं क्वेश्चन 12 में। इफ एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेशन एनर्जी, TE थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड IE इंटरनल एनर्जी, द करेक्ट रिलेशन इज डैश। अगर आपको एक्टिवेशन भी होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल, बिल्कुल सही है। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या करना है? थ्रेशोल्ड में से इंटरनल एनर्जी को माइनस कर देना है। समझ में आता है सबको ये? क्वेश्चन 13 द कैलोरीमेट्रिक मेथड दैट इज नॉट कैलोरीमेट्रिक, चलो कैलोरीमेट्रिक ही कह लेते हैं। मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज बेस्ड ऑन मेजरिंग डैश। देखो बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, उसको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक हमारे पास कुछ फिजिकल मेथड होते हैं, कुछ हमारे पास केमिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फिजिकल मेथड है उनमें से एक मेथड ऐसा होता है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कलर इंटेंसिटी के चेंज को चेक कर रहे होते हैं कि कलर इंटेंसिटी कितनी चेंज हो रही होती है। तो देखो यहाँ से कलरीमेट्रिक मेथड लिखा हुआ है ना, तो कलरीमेट्रिक से मतलब क्या हो गया? कलर। तो कलरीमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं? हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज़ मेजर करके? कलर इंटेंसिटी को मेजर करके। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, चेंज इन कलर इंटेंसिटी। 2 तरह के मेथड्स होते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हमारे पास हैं। हमारे पास एक होता है फिजिकल मेथड और एक हमारे पास होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड तो बस एक ही है कि टाइट्रेशन करके केमिकल रिएक्शन करके हम लोग बता देते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर बहुत सारे हैं हमारे पास। इसमें फिजिकल मेथड में कलरीमेट्रिक मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड है, कंडक्टोमेट्रिक मेथड है। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। पोलरीमेट्रिक मेथड है। तो ये सारे हमारे पास फिजिकल मेथड है। तो जो कलरीमेट्रिक मेथड होता है ये भी फिजिकल मेथड होता है। इस तरह से बी ऑप्शन क्या है? चेंज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कब होता है बेटा? इस मेथड को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ये इसी तरह से चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम लोग ये इसको कहा जाता है कंडक्टोमेट्रिक मेथड।
जिसमें हम चेक करते हैं, जिसके थ्रू हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, कंडक्ट कर सकें। तो यहाँ पर तो जो कलरीमेट्रिक यूज मेथड कह रहे हैं, तो चेंज इन कलर इंटेंसिटी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14th है, अ रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डैश। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिहाज से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, 4 तरह के रिएक्शन होते हैं। तो वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता? तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, डी ऑप्शन। अक्सर जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उनको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, फॉर द रिएक्शन दिस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, रेट आल्सो डबल, बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, द रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डैश। ये भी बड़ा आसान है, एनईडी में भी आता है, एमडी कैट में भी आता है। एक इक्वेशन है, ए प्लस बी सी बन रहा है। अब देखो, ए के रेस्पेक्ट से हम ऑर्डर निकालेंगे और बी के रेस्पेक्ट से ऑर्डर निकालेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट लॉजिक है, ना कोई रट्टा है, ना कोई मैथ है, ना कोई सॉल्व करना है। लॉजिक जो अल्लाह ताला ने आपको कॉमन सेंस दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए हमें इसका आंसर देना है। ठीक है। और आई थिंक कॉमन सेंस आप में सर बच्चे के पास होगी यकीनन, तो वही इस्तेमाल करना है, वही कॉमन लॉजिक इस्तेमाल करना है। इसको कुछ लोग मैथमेटिकली भी करते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं करता मैथमेटिकली। ठीक है, मैं उसको लॉजिकली करता हूँ। पता है भाई, थर्ड ऑर्डर है, सुन लो। ठीक है। ओके, सो ये बहुत आसान है, एमसीक्यूज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। एक इक्वेशन दी हुई है, कह रहे हैं इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, रेट आल्सो डबल, कि अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रही है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन सेम रेट से इंक्रीज हो, सेम रेट के साथ, सेम रेशो के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर ए की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है। तो सेम रेट के साथ जो है वो डबल हो रहा है, देखा जाए तो मतलब अगर ए को डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो रहा है। तो ए के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास ही हो गया, दैट्स इट। अब बी के रेस्पेक्ट से देखते हैं कौन सा ऑर्डर आता है। अगर बी की कंसंट्रेशन डबल की जा रही है तो रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। अब इसका मतलब अगर रेट को, अगर बी की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो जा रहा है? 4 टाइम्स। तो क्या बी के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है? नहीं, बी के रेस्पेक्ट से क्या है? सेकंड ऑर्डर है। अब ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए क्या करें? प्लस कर दे दोनों को, तो 1 + 2 कितना आ गया? 3। तो बिल्कुल सही कहा, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, सेकंडों में इसके आंसर आप दे सकते हैं। लॉजिक अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करें तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू डू। सही है बेटा, हो जाएगा ये। हाँ, अगर ऐसा होता कि बी को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा होता तो सेकंड ऑर्डर हो जाता। फिर मतलब ए भी फर्स्ट ऑर्डर, बी भी फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या निकल कर आ रहा था हमारे पास? 2 सेकंड। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रही बात सारी? एमसीक्यूज के सारे 11, 12, 13, 14, 15। ना ही एमसीक्यूज बहुत मुश्किल है और ना ही एमसीक्यूज बहुत आसान है, एवरेज एमसीक्यूज है ये। और एवरेज एमसीक्यूज ही ज़्यादा आस्क किए जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, एंटी टेस्ट में। एवरेज, ना बहुत आसान पूछेंगे ना बहुत मुश्किल पूछेंगे, एवरेज पूछते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। एवरेज एमसीक्यूज की तैयारी करें। अब कुछ बच्चे बहुत आसान एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तो उससे क्या होता है, उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। और कुछ बच्चे बहुत ही मुश्किल किप्स की बुक उठा ली, नेयर पेयर उठा ली, स्टार उठा ली, उससे कर रहे हैं बैठ के पंजाब बोर्ड से, तो वो बहुत टफ हो जाता है, उससे भी नहीं आने वाला। तो दोनों ही बेकार हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंडरी की केमिस्ट्री की बुक जो एमसीक्यूज होता है ना, वो उठा लेते हैं जो बड़े आसान होते हैं। इंटर में जो हम लोग एमसीक्यूज करते हैं बोर्ड एग्जाम में, उससे भी नहीं आता, वो बहुत आसान हो जाते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो पंजाब बोर्ड की बुक्स उठा लेते हैं टेस्ट की तैयारी करने के लिए, उससे भी नहीं आता। ये दोनों करना बेकार है। सही है? सिंध के लिए, सिंध एमडी कैट में ये दोनों फजूल हो जाएगा।
एवरेज एमसीक्यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक हो गया सबका। ओके, एमसीक्यूज नंबर 16 में आते हैं बेटा। क्योंकि एमसीक्यूज तो 100 हैं, लेकिन सारे तो करेंगे नहीं, जितने हो सकें टाइम के लिहाज से उतने कर लेंगे। 16 है, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट अफेक्ट द रेट कांस्टेंट बिकॉज। रेट कांस्टेंट के बारे में क्या बताया था कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए इसके अंदर है। K is independent of concentration of reactant. K is the ratio of rate and concentration of reactant. Change of concentration of reactant change the rate by same factor. इसका ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है। चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज द रेट बाय सेम फैक्टर। देखो मिसाल के तौर पे अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं, ए जो है ना बेटा वो बी बन रहा है, इसको समझते हैं ज़रा। ए जो है वो बी बन रहा है, डी एक्स ओवर डी टी बराबर हो गया के इंटू ए। के निकालना है तो के कैसे निकलेगा? डी एक्स ओवर डी टी डिवाइडेड बाय ए, ऐसे ही होगा बेटा। अब सवाल ये पैदा होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर ये बड़ा सुनने में आता है कंसंट्रेशन चेंज करने से के चेंज नहीं होता, बट ऐसा हो कैसे सकता है? मान लेते हैं अगर यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे वैल्यू तो यहाँ 2 आएगी, और अब 2 की जगह हमने 4 रख दिया तो यहाँ पे भी तो 4 हो गया, तो ये तो चेंज हो गई ना वैल्यू, तो के वैल्यू चेंज आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम, चूँकि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है, जब आप कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रिएक्टेंट के तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो अगर कभी आप ऐसा करते हैं कि ए को अगर आप डबल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, और जब दोनों डबल हो जा रहा है तो क्या? कट कट खत्म, दोबारा वही आ गया। बात समझ में आ रही है? तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज द रेट बाय द सेम फैक्टर। जब आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी फैक्टर से चेंज हो जाता है, तभी के वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। ये आपने ऐसे न्यूमेरिकल भी किए होंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में। ए है के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर बेटा सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट अफेक्ट द रेट कांस्टेंट बिकॉज। रीजन पूछ रहे हैं आपसे, क्यों नहीं होता? ये तो आप अगर ए बताओ तो पलट के आपने वही स्टेटमेंट दोबारा दे दिए, रीजन थोड़ी ना बताइए। रीजन सी में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। बात समझ में आ रही? ए में रीजन नहीं है, में तो वही बात दोबारा आ गई, और के में के इज द रेशियो ऑफ रेट एंड कंसंट्रेशन। बात तो सही है बट इसका रीजन नहीं है इस बात का। ये सवाल के रीजन सी में बिकॉज आ गया ना, आपसे रीजन पूछा है यहाँ से, तो बेस्ट आंसर हमारा सी होगा ना। ठीक है, ओके 17 पे आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इज ऑटो कैटालाइज्ड रिएक्शन। इट इज कैटालाइज्ड बाय डैश। चलो बेटा देखो, ये एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और टॉपिक है हमारे पास है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट 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 हमारे पास जो है ना बेटा, वो 4 तरह के कैटालिस्ट होते हैं। 1 2 3 4 टाइप्स के कैटालिस्ट है। एक हमारे पास कहलाता है, याद है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है ना भाई। तो स्पीड्स अप द रिएक्शन, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही। तो बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये पहला कैटलिस्ट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है बेटा कौन सा कैटलिस्ट? नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट को हम दूसरा एक और नाम देते हैं, इसी को हमारे पास कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड इनहिबिटर। इसी को इनहिबिटर कहते हैं। ये क्या करता है? इट स्लोस डाउन द रिएक्शन। यह रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, स्पीड डाउन करता है, स्लो डाउन करता है। कैसे स्लो डाउन करता है?
बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। तीसरा हमारे पास कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, बस याद रखना कि ये एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। इनके आखिर में एज आ रहा होता है ना, डायस्टेस, जाइमेस, सक्रेस, माल्टेस, लाइगेस, है ना, रिडक्टेस, ऑक्सीडेस, थोड़ा होगा अपने बायोलॉजी में बहुत सारे, ठीक है, लाइपेस वगैरह बहुत सारे होते हैं। चौथा और लास्ट हमारे पास जो टाइप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। अब जो ऑटो कैटलिस्ट है इसके बारे में याद रखना है कि इट ऑटोमेटिकली फॉर्म्स इन अ रिएक्शन। तो कभी कभार क्या होता है कि हम कैटलिस्ट ऐड नहीं करते हैं रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन जब हो रहा होता है तो रिएक्शन में एक प्रोडक्ट इटसेल्फ कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं दैट वी कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। अब ऑटो कैटलिस्ट, अभी आ जाओ वापस सवाल पे आ जाओ, ठीक है ना। ये तो मैंने ऐसी आपको कैटलिस्ट की एक्सप्लेनेशन दे दी, कैटलिस्ट क्या होता है। redox reaction between KMnO4 and oxalic acid is auto catalyzed reaction. It is catalyzed by dash. KMnO4 और oxalic acid के जब हम redox reaction परफॉर्म करते हैं, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ इसकी तो KMnO4 प्लस oxalic acid H2C2O4 होगा ना भाई, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। आपको इक्वेशन नहीं लिखनी है, ऐसी मेरी आदत है, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। जब इसको रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे तो KMnO4 चेंज होगा MnSO4 में, ये कार्बन, ये हमारे चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, देन K2SO4 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड। अब इस जगह पर जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या बेटा कि यहाँ पर जो Mn+2 आइंस बन गए ना, ये Mn+2 आइंस, तो ये जो Mn+2 आइंस हैं ये असल में रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। दे आर द ऑटो कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। तो भाई इस रिएक्शन में जो ऑटो कैटलिस्ट जनरेट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, तो आपको करना है डी ऑप्शन, Mn+2 आइंस। ये याद करने वाली चीज़ें, ये आप याद करके ही बता सकते हैं, इसका कोई तरीका नहीं है कि सर आपको कैसे पता यही कर रहा है, तो बस ये करता है, दैट्स व्हाई। तो ये मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इसके बाद आएंगे। ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन एक्ट एज पॉजिटिव कैटलिस्ट इन डैश। क्लोरीन के टुकड़े, ट्रेसेस, स्मॉल पीसेस, ये स्मॉल अमाउंट, ट्रेसेस का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है ना बेटा, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पे किस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है पता है क्या? सी, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, बिल्कुल सही कहा, सी ऑप्शन। ये है आपके बुक में एक चार्ट है पूरी ना, चैप्टर 8 के अंदर कैटलिस्ट चार्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O के लिए, N2O आपको पता है दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस की डिकम्पोजिशन के लिए जो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन है। अच्छा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O के लिए क्या यूज़ करते हैं पता है किसी को? ए ऑप्शन के लिए पता है किसी को कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है? नोबडी नोज, मैं बता दूं, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। इस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए पता है किसी को क्या यूज़ करते हैं? यस, CHCl3 की ऑक्सीडेशन के लिए। नहीं पता? C2H5OH इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये तो पता ही होगा। यस बेटा, V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हेबर-बोश प्रोसेस की बात करें, इसमें क्या यूज़ करते हैं? आयरन इस्तेमाल करते हैं ना, फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस, छोटे छोटे पीसेस आयरन के। ये चैप्टर 8 के अंदर पूरा एक पेज है आपका जिसमें कैटलिस्ट की लिस्ट है, तो वहाँ से याद करना होगा। इसका कोई तरीका नहीं है, बस ये है कि इसको याद रखना पड़ता है कैटलिस्ट को। यही क्यों कर रहे हैं तो बस करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चन 20 देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इफ द रेट लॉ इज गिवन एज दिस। इस रिएक्शन के लिए बेटा यूनिट बताएं रेट कांस्टेंट की, तो बता सकते हैं, दैट्स इजी। रेट हमारे पास क्या हो गया? दैट्स मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब
इज इक्वल टू के। ए हमारे पास एक ही कंसंट्रेशन आ गई मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ये मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। डायरेक्ट कर दूँ या सॉरी इसमें सेकंड भी आएगा। मोल स्क्वायर पर डीएम की पावर 6, तो ये मोल से मोल कैंसिल, डीएम क्यूब से डीएम क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास के क्या आ गया, dm6 पावर dm6 हो गई अपॉन मोल स्क्वायर सेकंड। यस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लें। इजी है, तो ये बस ये खुद निकाल सकते हैं आप, ठीक है, नो इशू। क्वेश्चन 21, द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा इज कॉल्ड एज डैश। मतलब सिंपल ना कि रेट ऑफ रिएक्शन dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है ये? या दिस इज रेट लॉ। बिल्कुल सही कहा आपने, रेट लॉ है ये। और यही अगर हम यहाँ पर इक्वल टू लगा के k बना दें तो क्या कहलाएगा फिर ये? देन रेट एक्सप्रेशन बन जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये हमारा जैसे कि dx ओवर dt, ये डेल्टा x ओवर डेल्टा t, दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को ही कहते हैं जब तमाम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो इसका आंसर तो ए आ गया हमारे पास, दैट्स इट। ऐसे ही मैं बाकी बता रहा था, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती देखने की बाकी ऑप्शंस को। 22 है, विच सेट ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो बेटा देखो, हमारे पास आई थिंक 6 फैक्टर होते हैं ना, उसको याद रख लेना है। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, एक्टिवेशन एनर्जी, रेडिएशन, और छठा क्या है बेटा? कैटलिस्ट। सो दीज आर द 6 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा अगर कोई आएगा तो वो अफेक्ट नहीं करता। बताओ कौन सा सही है इसमें? कौन सा सेट फैक्टर्स का अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन? असल में यहाँ पर जो है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब इसको देखते हुए तो एक्टिवेशन एनर्जी को नेचर ऑफ रिएक्शन या नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी लिखा जाता है। देखिए बात। 23, अ नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय व्हाट? कैसे करता है? ए बी सी डी, बस ये बताएं। ए ऑप्शन, इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। 24, if the temperature of reaction is increased from 35 to 65, the rate of reaction increases by dash times। तो बड़ा आसान है, 10 डिग्री करके बढ़ाओ बेटा, 35 पे जाओ, फिर 45 पे जाओ, फिर 55 पे जाओ, फिर 65 पर जाओ। ठीक है, 35 पे जैसे कि 1 था ना, अगर 1 था तो 45 पे क्या हो जाएगा? 2, 55 पे क्या हो जाएगा? 4, और 65 पे क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स। चूँकि हर डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को 35 से 65 तक लेकर जाएंगे तो कितना गुना बढ़ चुका होगा रेट ऑफ रिएक्शन? 8 टाइम्स हो चुका होगा। तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, लॉजिकल बात है। हर 10 डिग्री पर डबल करते जाओ। अब वो 10 बार डबल कर लो, 20 बार डबल कर लो, तुम्हारी मर्जी। सही है, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है उसके अंदर, सिंपल लॉजिक। और नेक्स्ट हमारे पास है पेज एमसीक्यू नंबर 25, और यहाँ पर एक डायग्राम हमें यहाँ पर दी गई है। यू कैन सी एक डायग्राम हमारे पास है, एनर्जी डायग्राम है। दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम। एक यहाँ पर रिएक्टेंट आर लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रोडक्ट पी लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से ये जो है वो ये इस तरह से कर्व बनी हुई इसके अंदर। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, दिस इज इंटरनल एनर्जी। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज टी हो गया, यहाँ पर ये आई हो गया। और ये जो अब उसके बाद
जो है वो यहाँ रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक की एनर्जी में जो यहाँ पर डिफरेंस आता है, दिस इज कॉल्ड ए, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक व्हाटएवर ग्राफ का कुछ भी होगा, उनकी वैल्यूज होंगी। तो इन द एनर्जी डायग्राम, इस एनर्जी डायग्राम में जो ऊपर गिवन है, ये ऑप्शन है 1 रिप्रेजेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी। नंबर 1 जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी को। बी है 2 रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी। नंबर 2 इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऐसा नहीं है। सी है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास, ये जो सेकंड वाली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। एक्टिवेशन रिएक्टेंट से जो टोटल एनर्जी है इसका जो डिफरेंस आता है ना, वो हमारे पास होता है क्या, दैट इज जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये तो पूरा ऊपर से नीचे तक ये पूरा आ रहा है, इधर से लेकर इधर, ये पूरा हमारा जो है वो इंटरनल एनर्जी आ गया। ठीक है, और यहाँ ये प्रोडक्ट है, ये रहा ये प्रोडक्ट, और ये रहा ये रिएक्टेंट। अब ये जो है ना दिस इज एक्चुअली व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब वो जो भी फर्क आ रहा है, ब्लड से कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 है, मॉल तक 10 है, तो 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो जो सेकंड वाली ये जो कर्व आपके बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली ना हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है और ना ही सेकंड वाली इंटरनल एनर्जी। तो सारी बात, तो सी क्या है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसको अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा करके इसको बनाऊँ तो क्या आप इसको समझ पाए, देखिए इस तरह से बनाओ। ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास टाइम है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर लाइन लगी हुई है, एक हमारे पास यहाँ पर लाइन लगी। ये जो लाइन लगी हुई है लेफ्ट से ही रिएक्टेंट की एनर्जी है। अभी ऊपर हम बढ़ते जा रहे हैं कंसंट्रेशन के अंदर, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी आ रही है ऊपर से नीचे तक, 0 से लेकर इधर तक, मान लेते 50 तक है, तो ये हमारी क्या है, इंटरनल एनर्जी है ना, बात समझा गई। और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट मौजूद है, इधर से लेकर इधर तक, ये हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक और मैं आपको जो है वो एनर्जी दिखाता हूँ। वो एनर्जी कहाँ से, वो इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक है। ये कौन सी एनर्जी है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रही बात, तो ग्राफ से हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो लाइन है ना, इधर से इधर फर्स्ट लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन नहीं है, तो मान एक अड़ी है। बी क्या है, 2 रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो यहाँ से यहाँ तक है, तो भी ये भी कंडीशन है। सी क्या है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, और ये जानते हैं आप कि जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट की कम होती है, तो जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो एनर्जी लॉस होती है हमारे पास, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब लेट्स से कि ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के पास एनर्जी मान लेते हैं 50 है और प्रोडक्ट की एनर्जी 10 है, तो ये क्या करेगा, 40 जूल एनर्जी ये अलग से रिलीज कर देगा। रिएक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो ये ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और थ्रेशोल्ड कम है, तो रिएक्टेंट के पास एक्सेस एनर्जी मौजूद है, इसको वो क्या करेगा, लॉस कर देगा, गिव ऑफ कर देगा। दैट्स वाई हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। समझ में बात, ग्राफ वाले सवाल किस तरह से अटेम्प्ट होंगे यदि यहाँ से आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में मैंने बता दिया आपकी बात। ठीक, 26 for the reaction this and rate of reaction this, the value of rate constant k will be, k निकालना है बेटा, तो निकाल लेते हैं। dx over dt is equal to k और कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर हो जाएगा ये इक्वेशन के लिहाज से। k निकालना है और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या दी गई है dx over dt की, 5 exponent 6 इज इक्वल टू के, और ये भी 1 दिया हुआ है और ये भी 1 दिया हुआ है, तो के कितना आ गया, इतना ही आ गया, 5 × 10⁶
क्योंकि 1 मंथ तो सेम हो गया बेटा वो, तो क्या आंसर होगा इसका? ये ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? रेट और लगा दिया, दैट्स इट। यहाँ तो 1 मंथ था तो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही है। नेक्स्ट आता है 27। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट दिस। ये हमारे पास रेट एक्सप्रेशन दे दिया जा रहा है। ए के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट से सेकेंड ऑर्डर है। दिख रहा है सबको? दिखने वाली आंखें चाहिए सिर्फ, तभी मैंने प्रोजेक्टर ऑन किया हुआ था कि आपको वो दिखे। देखना जरूरी है, हवा में तेज नहीं चलानी। देखें कि ए के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर। दिख रहा है ये? ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स ए एंड बी द रेट इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ डैश। दोनों को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ए को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और जब हम इसको डबल करेंगे बी को तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएंगे? 8 टाइम्स। तो उसका ऑप्शन आंसर क्या हो गया हमारे पास? क्यों? जो कि ए के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर था, बी के रेस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर था। दोनों को डबल किया तो वहाँ से 2 टाइम्स हुआ और वहाँ से 4 टाइम्स हुआ। मल्टीप्लाई किया 4 2 8 टाइम हो गया। ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीमेंट आई। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक लगा रहा है इसमें? विद इन सेकंड आंसर आएगा इसका। कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना है ना कोई परेशानी होना है, ठीक है? डायरेक्टली ये तो मैंने ऑर्डर का बताया था। तो दोनों को डबल कर रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन को, ए की कंसंट्रेशन को भी और बी की कंसंट्रेशन को भी। तो ए को जब डबल किया तो रेट डबल, बी को डबल किया तो रेट 4 टाइम, 4 टू 8 टाइम। समझ आ गए सारे? 25 26 27 तीनों एमसीक्यू जो स्लाइड के अंदर है। तो मसला किसी को हर चीज़ समझा रहा हूँ ना भाई मैं। आपको पता है जो चीज़ को समझ में नहीं आती है वहाँ से 15 मिनट स्लाइड खींच देते हैं, फिर गूगल निकलवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब ज़रूरी है ना कि समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो मैं फ़ौरन से बोलता बेटा मोबाइल निकालो, सर्च करते हैं, फिर बैठ के गूगल करते हैं क्या आंसर है, करेक्ट है। फिर मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ, मेरे पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं क्लास में। अगर कोई एक सवाल ऐसा आ गया जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या चूँकि मैं समझा वो नहीं पाऊँगा जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा बहुत कम होगा किसी सवाल के अंदर जाकर। और जो मुझे समझ में आएगा वो मैं आपको समझा भी दूंगा। तो बस ये कि आपको देखना है कि सर कैसे मेथड को लगा रहे हैं, क्या शॉर्टकट बता रहे हैं आप, कैसे कैसे करें। आपको भी वैसे पेपर में करके आना है, सिंपल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा आगे बढ़ो। 27 तक तो हो गया, ओके। तो जंप कर रहे हैं, MCQ 30 पे आ रहे हैं। जो थोड़ा स्किप किया हुआ मैंने बताया आपको, उसको करने आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो MCQs ना रिपीट होना शुरू हो जाएंगे सेम से। The rate of disappearance of O2 in the formation of SO3 by contact process is this. The rate of disappearance of SO2 will be dash. देखो बेटा, एक इक्वेशन दी हुई है, SO2 + O2 SO3 बन रहा है। कह रहे हैं कि O2 की जो डिसअपियरेंस है ना वो 2.5 एक्सपोनेंट -4 मोल पर लीटर पर सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में 2.5 एक्सपोनेंट -4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड इसका रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसको डिसअपियर होने की स्पीड है कि 1 सेकंड में 2.5 मोल इसको 22.5 मोल्स पर लीटर इसका कम हो जा रहा है। अब SO2 के रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? क्या इसका डबल नहीं होगा क्या? देखो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। अब ये डिसअपियर हो रहा है 2.5 एक्सपोनेंट -4 मोल पर लीटर पर सेकंड में। अब ये कितना हो जाएगा? अब तो 2 मोल्स हैं तो इसका ट्वाइस, तो 5 एक्सपोनेंट -4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये ऑप्शन समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? बस उसको हमने देख लिया कोफिशिएंट, और कुछ भी नहीं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें O2 की बताई हुई थी इस इक्वेशन से, हमने SO2 को निकाल दिया 2 से मल्टीप्लाई करके जस्ट। और अगर यहाँ पर 2 नहीं होता ना इसमें तो क्या होता? सेम हो जाता। अगर यहाँ 4 होता तो 4 टाइम्स कर लेते हैं। वही 1000 तरह के सवाल बनाए, उनकी मर्जी, वो जाने, उनका काम जाने, MD कैट का पेपर बनाने वालों का, हमें तो मसला नहीं है। सही है। अभी उन्होंने वो कराया हुआ था ना, एक पोस्ट लगाई हुई थी JSMU ने, देखिए जो टीचर्स वगैरह हैं वो आए आकर जो है वो क्वेश्चन सबमिट करवाए, अपना वो करें, कंट्रीब्यूशन करें। तो JSMU वाले ऐसे ही करते हैं कि जितने भी टीचर्स होते हैं ऑल ओवर कराची, उनसे क्वेश्चन वगैरह आस्क करते हैं कि आपसे जितने टीचर से हो सके 5-5 10-10 सवाल हमें देते रहें, उनमें से हम कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब किसका सेलेक्ट होगा ये नहीं पता, बट हर टीचर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने लिहाज से, ताकि वो एक नया और एक अलग टेस्ट पेपर सामने लेकर आ सकें जिसमें न्यू क्वेश्चन हो, डिफरेंट क्वेश्चन हो, अलग टाइप के हो। तो वो
इस तरह से बनता है लाइक ना, इसके पेपर्स अगर आप कौन से क्वेश्चन हैं, अब हर टीचर के जहन में अलग क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात हमें नहीं पता ना कौन सा क्वेश्चन डलने वाला है MD कैट के अंदर खास तौर पर। तो वो तो हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें कॉन्सेप्ट अपने पूरे रखने हैं। अगर मुझे पता होना कि यार ये सवाल आने वाला है तो 100% मैं आपको पूरी ज़िंदगी वही सवाल डटवाऊँ। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ना दूँ जैसे NIT वाले के साथ में करता हूँ। मैं उनको बोलता भाई जब आने ही यही है तो क्या ज़रूरत है बिना वजह परेशान होने की, करो रटो उसको बैठ कर, बात ही ख़त्म हो गई, क्यों सर में दर्द करना चाह रहे हो। अगर मुझे MD कैट के लिए ऐसा पता होता तो मैं वही कराता, सिंपल सी बात है। मैं इतने 100 सवाल थोड़ी ना स्लाइड खोल के बैठा होता और सर में दर्द करता अपने और आपके। सिंपल सी बात है, तरीका ही यही है। या तो आप हार मान ले, आप बोले करना ही नहीं है, डॉक्टर बनना ही नहीं है, बैठ जाते हैं घर, या आप हार ना माने बल्कि लगे रहें, डटे रहें आखिरी दम तक कि सर क्रैक करेंगे हम टेस्ट। 32 फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन दिस, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन आपको पता है जो द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। HNU लगा है ना, दिख रहा है सब सनलाइट। तो अब इसके लिए बताना है क्या बात करेक्ट है, बता सकते हैं क्या? बोथ बी एंड सी, शहीद आप कह रही। तो वी हैव टू चेक इट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कभी जिंदगी में नहीं, टेम्परेचर के हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, सही बात है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया ना भाई, फोटोकेमिकल हुआ, फोटोकेमिकल कौन सा ऑर्डर हुआ। और जीरो ऑर्डर के बारे में भी क्लास के स्टार्ट में क्या बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। बी तो है ही, क्या पता सी भी, जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे तो बहुत बार ऑप्शन आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, बिल्कुल सी भी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर जीरो। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ AB के तो हमेशा, जब प्रोडक्ट की तो बात हम करते ही नहीं यहाँ पर, ये तो नहीं हो सकता। सिर्फ रिएक्टेंट के लिहाज से बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं। तो अब ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो गया, बोथ बी एंड सी, बी और सी, ठीक है, जो शहीद ने पहले बता दिया था। 34 यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज। कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रेट कांस्टेंट के बराबर होगी? कितना आसान है एमसीक्यूज है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है भाई, dx ओवर dt इज इक्वल टू k। अब k के आगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लगाते हैं, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी ऐसा रिएक्टेंट नहीं होता है जिसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क डाल देगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम जीरो ऑर्डर के लिए जब हम रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगाते ही नहीं है। तो अब k की यूनिट के रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? जो k की यूनिट होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी, तो उसका कौन सा आंसर हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं लॉजिक, ठीक है। 35 मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू परमिट अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, अभी तो बताया मिनिमम एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है टू परमिट अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, मेरे लिहाज से थ्रेशोल्ड एनर्जी। भाई मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू परमिट अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, किसी रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो थ्रेशोल्ड होती है। और इंटरनल के अलावा एक्सेस एनर्जी जितनी रिक्वायर होती है ना रिएक्टेंट, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ पर तो बोल रहे हैं कितनी, जो वो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट कर दे वो थ्रेशोल्ड होती है, और रिएक्टेंट को जितनी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन होती है, क्योंकि पहले से कुछ होती है उसके पास, अगर है ना भाई, पता लग रहा है कि यहाँ एक्टिवेशन नहीं हो गया, थ्रेशोल्ड हो गए। तो मसला फिर से बता दो, दोबारा से बता दो। देखो मान लेते हैं एक हमारे पास इंटरनल एनर्जी है I, और लेट्स से कि वो 10 जूल है हमारे पास। रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके पास होगी, सही है। ये एनर्जी स्टोर है रिएक्टेंट के पास, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। उसके बाद प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लेते हैं ये 40 जूल है, मान लेते हैं 40 जूल है। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? इतनी एनर्जी जब तक नहीं पहुंचेगी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए, थ्रेशोल्ड तक। अब पहले से रिएक्टेंट के पास कुछ है ना, अब उसको 40 होने ना चाहिए, इसको तो कितना चाहिए, सिर्फ 30 जूल चाहिए ना भाई। 30 जूल जब ये ले लेगा तो ऐड होकर ये 40 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब जो एक्स्ट्रा इसको 30 जूल चाहिए था, ये क्या था, तो द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू रीच थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट को इंटरनल एनर्जी के अलावा जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तुम्हारी बात बहुत बेसिक बात है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी हो जाएगा। बाकी समझ में आगे सारे। नेक्स्ट आगे बढ़ाएं, स्लाइड नंबर 8 36, क्वेश्चन नंबर 36 है। The principal reason for an increase in reaction rate with an increase in temperature is dash। बहुत आसान स्टेटमेंट है, बताएं टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है। मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली एट हायर टेम्परेचर। हम बात कह रहे हैं बिल्कुल, क्या पता यही हो कोलिजन थ्योरी के लिहाज से, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे हाई टेम्परेचर पे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आर्हीनियस ने दिया था ना ये थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, जिसमें उसने बताया था कि द रिएक्शन अकर्स बाय द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और जितना ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा फास्ट रेट का। बी ए प्रेशर एक्साइटेड बाय द रिएक्शन इंक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, द फ्रैक्शन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज। ये सारे नहीं, ये ऑप्शन ही सही है। क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और ये कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, सिंपल सी बात है कि ये कहता है हमारा कोलिजन थ्योरी, तो पेश किया था आर्हीनियस ने। ठीक है। 37 रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन दिस इज गिवन एज वेरी इजी, ये हो जाएगा बिल्कुल सही, के और ए का स्क्वायर और बी का क्यूब, बिल्कुल सही। समझाओ तो नहीं इसको, बहुत आसान। 38 केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, अभी तो आया था, फिर से दोबारा वाला फीस हो जाएगा या व्हाट, ये कैसे हुआ, ये 37 ये नहीं होगा, देन व्हाट, डी होगा। ओके, ये दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाना शुरू कर दिया, वो केसी बराबर होता है फ्लोर कार्बन रिएक्टेंट, वो चैप्टर 6 होता है, चैप्टर 8 पढ़ रहे। इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, यस, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, तकरीबन 20 से 25 बार लिख चुका हूँ मैं ये बात बोर्ड पर अब तक, यही चीज़ है ना, तो प्रोडक्ट इस बात नहीं है। 39 in the reaction this, if the concentration of A is doubled and that of B is half, then the rate of reaction will, ये भी 10वीं बार आ रहा है ये सवाल, A को डबल कर रहे हैं, B को आधा कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। देखो A को डबल करेंगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही था 4 टाइम्स, सेकंड ऑर्डर है। B को आधा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर बी की कंसंट्रेशन आधी हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आधा हुआ। ओवरऑल ऑर्डर कितना निकल, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल कर आया, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल देखा जाए तो। क्या आंसर है, कितना मज़ेदार सवाल होता है, इजी। ठीक है, देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, ये क्या डबल कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, इस तरह से कर लें। ठीक है, ऑर्डर को देख लेना, लेकिन ऑर्डर को गलती नहीं करना, क्योंकि अगर ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है ना। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि रेट और कंसंट्रेशन सेम स्पीड से बढ़ते और कम होते हैं, और सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, रेट अगर कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो अभी आगे भी और ऐसे सवाल आएंगे तो समझ जाना। ठीक है, समझ में आगे सारे साइंस क्लियर हो रहा है सबका। पेपर में आएगा तो देखो इससे अलग कुछ नहीं आएगा पेपर में, और क्या सवाल बनाएंगे, 39 सवाल तो ऐसे ही करते हैं, वो भी अलग अलग तरह के, और इनमें से सारे एवरेज क्वेश्चन है, कोई बहुत आसान बच्चों वाला सवाल नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ रहा है हल्का हल्का सा, और ऐसे ही सवाल आते हैं। आगे बढ़ो। ओके 40 इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं भाई, बताएं पांचों स्टेटमेंट से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी जो गलत बात है।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ फॉल्स। कुछ तो होगा गलत है, 4 बातें सही हैं, एक बात गलत है। ई गलत लग रहा है आपको। ए है एंडोथर्मिक रिएक्शन है हायर एक्टिवेशन एनर्जी देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तो नहीं हो सकता। रेट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, ये भी सही है। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। रिएक्शन 7 हाई एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो, बिल्कुल सही है, लेकिन हम ई होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल तो डिपेंडेंट होगा, सही है। ऊपर से या तो गलत करते हुए और डायरेक्ट सही वाला पकड़ लो, वो भी सही। 41 at 290 Kelvin rate constant of a reaction is this, at 300 Kelvin it will be dash। बहुत आसान सवाल। 290 केल्विन में रेट ऑफ रिएक्शन ये है, 300 केल्विन में कितना हो जाएगा? इसका डबल नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका डबल, तो 3.4 एक्सपोनेंट -3 का डबल क्या हो गया? 6.4 एक्सपोनेंट -3। क्या समझे? कितना आसान था। तो वह टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो जो डबल हो जाएगा, 20 डिग्री बढ़ा दे तो 4 टाइम हो जाता, इसी होता ना। 42 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू, अभी तो किया ये सवाल, थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल, ऐसा ही है। क्या आंसर होगा? माइनस क्या लगा हुआ है, सही हो गया बी ऑप्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। रिपीट हो रहे हैं ना एमसीक्यू का हर बार वही वाले, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, सब रिपीट होते हैं, लेकिन अलग अलग हर सवाल अलग अंदाज में पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाओ। 43 रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी इजी। रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो बेटा, dx/dt इज इक्वल टू k, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, k बराबर किसके हो गया? dx/dt डिवाइड बाय कैपिटल R हो गया, नहीं है? तो क्या ये रेशियो नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का? तो इतनी लंबी जो बात यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रहे हैं ना, इससे मुराद इनकी पता है क्या है? सिर्फ k, ऐसी बात है। तो रेट कांस्टेंट के बारे में बताओ, रेट कांस्टेंट क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस बोथ एंड्स। क्या होगा? सी होगा ना भाई, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन की डिपेंडेंट नहीं होता, सही है। ऊपर बस वहाँ फंसा दिया आपको ना कि आप बोलेगा ये क्या है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन, तो उसी फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो के की बात करें, सही है बेटा। 44 डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, खाने का खराब हो जाना, कैसे कौन सा रिएक्शन है ये? स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन मतलब जिसको दिनों लगते हो चीज़ों को होने में, 1 दिन 2 दिन लगता हो किसी रिएक्शन को होने में, तो वो हमारे पास स्लो रिएक्शन। तो खाना खराब आपको पता है कि मिनटों सेकंडों में नहीं होता, इट विल टेक डेज तब जाकर खाना खराब होता है। तो स्लो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, सही है। इस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन भी स्लो प्रोसेस है, लोहे में जंग लगना। फास्ट रिएक्शंस में बात कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन है, आयनिक रिएक्शंस है, कंबस्चन है, ये सब फास्ट रिएक्शंस हैं। और मॉडरेट रिएक्शन में बात कर लें तो सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एस्टरिफिकेशन हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर हो गया, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। एक बेसिक एक बात है जो जहन में आपको होनी चाहिए, फास्ट कौन से रिएक्शन होते हैं, कौन से स्लो, कौन से मॉडरेट। मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जो हमारा स्लो रिएक्शन है तो वो मतलब ऐसे समझ में तो आ गई ना बात, वर्बली देखो तो नहीं है वैसे, इसको वर्बली मैंने समझा दिया, ठीक है, टाइम लगेगा। 45 A catalyst which decrease the rate of reaction is called inhibitor. It do so by increasing activation energy. तो सर 46 Catalyst for the decomposition of lactic acid, अभी तो आया ये traces of chlorine, रिपीट हो गया ये आपसे कुछ। और यहाँ पर
D2O5 जो इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए। नाउ यू आर राइट। MnO2 इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, पॉजिटिव कैटलिस्ट है ये, है ना। किसके लिए भी? हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना, उसके डिकम्पोजिशन के लिए। H2O2 है, ये H2O + O2 में चेंज हो रहा होता है ना, तो इसको फास्ट करने के लिए इस रिएक्शन को वी यूज मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, और इसी को अगर स्लो करना है तो यस दैट्स देन वी यूज ग्लिसरीन, ये ऑप्शन। ग्लिसरीन इज द नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। और इथाइल अल्कोहल तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन उसके लिए होता है, तो ये आपको याद रखना है। मैंने बताया एक पेज है कैटलिस्ट में, तो उसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके 47 रेट ऑफ रिएक्शन दिस, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन किया जा रहा है बेटा। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A and B is 1 mole per dN3, रेट कांस्टेंट इज डैश। बहुत आसान है, तो ऐसी बात है जो आ गया रेट कांस्टेंट वही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी जो रेट कांस्टेंट आएगा ना बेटा, एक और बात बताओ, इसको हम लोग पता है कौन सा रेट कांस्टेंट कहेंगे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, बिल्कुल। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कब कैलकुलेट की जाती है? जब सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। यहाँ पे तो 1 मोलर है। जैसे मैं एक एक्स्ट्रा बात आपको बता रहा हूँ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होती है? होती है हमारे पास बोरॉन, ये क्या आ गया, दिस इज मोर रिएक्टिव देन क्रिस्टलाइन। अच्छा, विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ क्रिस्टलाइन बोरॉन? बहुत आसान, सरफेस एरिया, बिल्कुल सही। हमारे पास होगा तो पाउडर्ड होगा ना, छोटे छोटे पीसेज होंगे, और क्रिस्टलाइन जो होगा बड़े पीसेज होंगे। छोटे पीसेज फास्टर रिएक्शन करते हैं सरफेस एरिया की वजह से, पता है सबको? दैट्स इजी। 49 रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज दिस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? सारी कहानी पता है कैसे पता लगेगी आपको? यूनिट से। क्या यूनिट से आप बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट कांस्टेंट की एक यूनिट दे दी गई है यार, क्या ऑर्डर होगा पता है? फर्स्ट ऑर्डर होगा ये, फर्स्ट ऑर्डर होगा भाई, सेकंड ऑर्डर होगा। चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। 0 ऑर्डर, 0 भी नहीं हो, चेक कर लेते हैं। देखो, छोड़ दो उसको। नाउ वी विल चेक इट। मोल पर dN³ पर सेकंड, ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, इज इक्वल टू K। अब अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उसका भी ये यूनिट निकल गया, 0 ऑर्डर का आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा दिया आपने, सिर्फ क्या आया? सेकंड इनवर्स आया, वो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट आ गया। अब आ जाओ सेकंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं। ये सेकंड ऑर्डर हो गया, दूसरा एक और रिएक्टेंट आ गया। नहीं समझ आ रही बात? एक दूसरा रिएक्टेंट भी आ गया तो सेकंड ऑर्डर हो गया। अब यहाँ क्या निकलेगा? dN³ पर मोल पर सेकंड, ये निकलेगा। तो हमारा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, समझे? सही है। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर का बता दिया, थर्ड ऑर्डर का भी निकालना करो। फिर थर्ड ऑर्डर के क्या निकलेगा तो क्या करो? मोल पर dN³ डालो, तो क्या हो जाएगा? ये मोल स्क्वायर पर dN की पावर 6 × सेकंड हो जाएगा। ऐसे होना बेटा, ऐसे ये ऐसे सेकंडों में निकल जाएंगे। 0 1 2 3 ऑर्डर के। क्या नहीं आया समझ में? ओके 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 ओके, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दिस। बेटा ये पूरी वैल्यू आपको K की दे दी गई है, और कहा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डैश। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? यूनिट से बता दिए जी। हाँ, ऐसे कैसे पता लगता? वैल्यू से तो बता नहीं सकते हैं, तो कुछ भी हो सकती है। सेकंड है, ठीक है। 50 भाई, मिड सेंचुरी हो जाएगी। In the reaction this, when the concentration of A is changed from 0.1 molar to 1 molar, the rate of reaction increases by a factor of dash. देखो बेटा, एक रिएक्शन ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का, एक रिस्पेक्ट से। बहुत आसान है, एमसीक्यूज है, कोई कैलकुलेटर चलाने की तो बात ही नहीं है। 50 एमसीक्यूज कर लिए, कैलकुलेटर एक बार भी नहीं चला। और एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल भी बहुत सारे किए, लेकिन किसी में कैलकुलेटर नहीं चला, ठीक है। तो इन द रिएक्शन दिस, फर्स्ट ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट से, when the concentration of A is changed to from 0.1 molar to 1 molar,
10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं क्या, 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस फैक्टर से बढ़ेगा, 10 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। क्या समझे, क्योंकि वहाँ 10 के फैक्टर से जब रेट बढ़ा तो 10 के फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारी बात समझ में? नो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू सॉल्व ना। तो मसला बेटा आया तक बस केमिकल काइनेटिक्स की ताबूत में आखिर के ठोक दो और इसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोबारा इसको आज पढ़ लिया, दी एंड कर दिया, दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करता है, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आज, ठीक है ना। तो आगे बढ़ाओ। 52 द प्रोसेस विच इज कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ऐसे तो अभी बताया, ऑटो कैटलिस्ट बताया ना, अब तो रिपीट होगा बेटा, 50 एमसीक्यूज कर लिया, कौन सा नया एमसीक्यू देंगे। 53 rate of reaction for the reaction this is this, what is the rate constant if initial concentration of NO2 is 0.1 molar, न्यूमेरिकल आया भाई। तो dx over dt is equal to k और concentration of reactant NO2 का होल स्क्वायर, सही है। क्या निकाला है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है ना, रेट कांस्टेंट बताना है, k बराबर हो गया dx over dt, कितना आया हमारे पास, दिस इज 0.003 डिवाइडेड बाय NO2 का स्क्वायर, NO2 कितना है 0.1 का स्क्वायर, k बराबर हो गया 0.003 0.01 कितना होता है 0.1 का स्क्वायर, कितना होता है 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है, ये तो बोल रहा हूँ मैं। कैलकुलेटर से करोगे इसको तुम लोग सॉल्व यार, 0.1 इंटू 0.1 भी कैलकुलेटर से करोगे, 0.01 होता है, बस सिंपल याद रखो उसको। आप ऐसे कर लेना, ऐसे करके 1 1 1 1 0 0 0 1 0, ऐसे करके कर लेना ना, 0 0 0 0 0 0 1 0 0, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। इतना पागल हो गया, ऐसे करोगे डायरेक्ट पता होता है 0.1 का स्क्वायर 0.01, ठीक है। तो 0.01 अब 0.003 को 0.01 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, भाई सिंपल सी बात है, चेक करो, 0.0 कट गया, 0.0 कट गया, ठीक है, 0.0 कट गया, 0.0 कट गया, ठीक है, फिर नहीं आंसर आएगा बेटा 0.3, पॉइंट एक आगे लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.3 मोलारिटी पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब कोई बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है भाई, ये मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये 0.0 काटा, अब तो पॉइंट बढ़ाने वाला है। 3 तो उस सूरत में होता है जब ये इस तरह से होता है ना बेटा, 0.003 डिवाइड बाय 0.001, अब ये कटता तो 3 आएगा, थोड़ी ना 3 आएगा, सही है। ये पूरा न्यूमेरिकल था जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। 56 है, हाँ क्या चीज़, हाँ यूनिट का मसला आ रहा है ना, स्क्वायर क्या, ना ना भाई सही तो है, सेकेंड ऑर्डर के लिहाज से यही आते हैं ना, मोलारिटी इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट से आ रही है भाई, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है ये, 2 लिखा हुआ है ना यार, नहीं समझे। यूनिट, अच्छा यूनिट में परेशान हो रहे हैं कि सर ये यूनिट क्या आएगी कि यूनिट क्या आएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। अगर आप देखो सेकेंड ऑर्डर है ना, ये तो क्या आ रहा है इसके ऊपर, सेकेंड ऑर्डर। 56 फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, अब हमने तो मोलारिटी से निकाला हुआ है सर, तो भाई तुम जैसे भी निकालो, मैं मोलारिटी से निकाल कर दिखा देता हूँ। मोलारिटी पर सेकंड इज इक्वल टू के, थर्ड ऑर्डर ना बेटा, तो मोलारिटी इंटू मोलारिटी, सही है।
मोल पर DM3 को कैपिटल M लिख दिया जा रहा है ताकि जिस तरह से आंसर 4 है उस तरह से आ जाए। कैंसिल कैंसिल, तो क्या आ गया? मोलैरिटी -2 और सेकंड इनवर्स, यही आया। कौन सा आंसर करेक्ट है? डी ऑप्शन। समझ गए? तो मोल पर DM3 पे भी हो सकता है और मोलैरिटी पर सेकंड में भी हो सकता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने बता दिया आपको, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? प्रेशर, यस, बी ऑप्शन। बताया था प्रेशर अफेक्ट नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। तो मैंने सारे MCQs कैसे निकल रहे? स्पीड बढ़ गई है, दैट्स गुड। आगे बढ़ो। विराट कोहली बनना है, सेंचुरी करनी है। छक्के चौके भी मारे जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट 4 शिफ्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट 6 जंप मार रहे हैं। छक्के चौके मार के कंप्लीट कर रहे हैं, सिंगल डबल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत बार छोड़ भी रहा हूँ बीच में MCQs। हाँ भाई, डायरेक्ट बता रहे हो। ओके, क्या आंसर है? ये करेक्ट है, या सही है, तो रिपीट हो गया। 59 फॉर रिएक्शन दिस इज गिवन बाय रेट दिस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। रेट को देखते हुए बताते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमेशा कभी भी रिएक्शन को देखते हुए नहीं बताते। अगर रेट एक्सप्रेशन दे दिया है बेटा, तो रेट एक्सप्रेशन को देखते हुए बताया जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है। यहाँ से क्या निकल रहा है? 3 निकल रहा है यहाँ से ओवरऑल ऑर्डर। लेकिन याद रखना, अगर रेट एक्सप्रेशन दी जाए तो रेट एक्सप्रेशन से निकालना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, एक्यूरेटली। तो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, बट हमेशा सही नहीं निकलता है। अगर सिर्फ इक्वेशन दी हुई है तो इक्वेशन से निकालेंगे, और इक्वेशन के साथ रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो बेहतर ये कि रेट एक्सप्रेशन से निकाला जाए, वरना देखो आंसर अलग अलग निकल रहा है दोनों का, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल में। 60 आते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दी एक्टिव मास, बिल्कुल सही कहा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। हो गया 60, एक ही स्लाइड में 60 हो गए, मतलब छक्का मारा है। इससे आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ो। 72 डायरेक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ डैश रिएक्शन। हाँ, ये है बड़ा मुश्किल। हाँ, कैसे? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखो बेटा, जो अगर कभी एक्सेस में कोई अमाउंट आ, जब जैसे कि हमारे पास एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जा रही है, इथाइल एसीटेट है एस्टर, इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोएट जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ा पढ़ा है इसको आपने सेकेंडरी केमिस्ट्री में, एस्टर के अंदर चैप्टर 9 में। तो इथाइल एसीटेट ये हमारा एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस की जा रही है, इसका रिएक्शन वाटर से कराया जा रहा है। एस्टरिफिकेशन का उल्टा हो जा रहा है, तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आपको मिल रहा है, ऐसे ही होता है। नाउ याद रखिए कि यहाँ पर जो वाटर है ना, ये वाटर किसमें होता है? एक्सेस में होता है, और जो भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा। अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में आ जाए तो वाटर के रिस्पेक्ट से देखा जाएगा तो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर निकलेगा पता है? 0 ऑर्डर। और इसके रिस्पेक्ट से कौन सा ऑर्डर निकल रहा है? हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। क्योंकि सूडो ऑर्डर रिएक्शन सूडो कब लगते हैं? जब हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में आ जाता है, ठीक है बेटा। दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर नहीं कहेंगे, सूडो, जो सूडो मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो वाटर यहाँ पर होता है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं सूडो मॉलिक्यूल। ये फेडरल बोर्ड में होता है, और यहाँ इसको आ गया तो बता दे, सिंध बोर्ड में हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। सूडो मॉलिक्यूल, ठीक है। 73 if the substance involved in a chemical reaction are neutral, non-electrolytes, optically active, colorless, and do not absorb UV or IR radiations, which method can be used to determine order of reaction? अब ये थोड़ा घुमा हुआ सवाल है। घुमा हुआ क्या मतलब? रट्टे वाला सवाल है, मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर एक सब्सटेंस है केमिकल रिएक्शन में वो न्यूट्रल है, एसिड है ना बेस है, इसका मतलब कि पीएच मेथड फेल हो गया, पीएच मेथड नहीं अपना सकते क्योंकि न्यूट्रल है।
एसिडिक या बेसिक होता तो पीएच मेथड काम करते, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी नहीं होगी करंट की, कंडक्टिविटी मेथड फेल हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, पोलरिमेट्रिक मेथड फॉलो हो सकता है इसके अंदर। इसमें हम क्या करेंगे कि ऑप्टिकल रोटेशन चेक करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट की, वो ग्लूकोज डी ग्लूकोज एल ये होता है ना उसमें डिफरेंट। आगे देखो कलरलेस है, अब कलर चेंज नहीं कर रहा तो कैलोमेट्रिक मेथड फॉलो नहीं होगा। एंड डू नॉट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड फॉलो नहीं हो सकता। तो कौन सा मेथड यूज हो सकता है? सिर्फ पोलरिमेट्रिक मेथड। क्यों? बिकॉज द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की लंबी कहानी है, कायरल कार्बन जिसके अंदर होता है, कायरलिटी मॉलिक्यूल के अंदर आती है, थोड़ी लंबी कहानी है। तो फिलहाल अभी मैं नहीं देख रहा, मतलब जैसे कि वो पूरा आधा घंटा लग जाएगा उसको बताने में, ठीक है। अब ठीक है सेपरेट, मतलब ये देख लो बस वो सारे नहीं ऑप्शन तो ही करेक्ट है, तो पूरा ऑर्गेनिक आपको सिखाना पड़ेगा बेटा के उस चक्कर में, ठीक है। और अभी हम तो फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो ऑर्गेनिक पे जाने को मूड फिलहाल आज तो नहीं है। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स मॉडरेट टाइम फॉर कंप्लीशन? मॉडरेट टाइम है, ज़्यादा ना कम, दरमियाना वक्त लगेगा। आरस्टिंग ऑफ आयरन तो बहुत टाइम लगेगा भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। कंबस्टन ऑफ गैसोलीन बहुत जल्दी हो जाएगा भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आनन फानन हो जाता है, ये साथ साथ हो जाएगा। एसिड बेस डालोगे फौरन से सॉल्ट बनेगा। रेडियो एक्टिविटी बहुत स्लो भी हो सकता है, बहुत फास्ट भी हो सकता है। हाफ लाइफ आपको पता है कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। तो बच गया क्या? यही करेक्ट है। डाइजेशन ऑफ फूड 2 से 3 से 4 घंटे में डाइजेशन हो जाती है, ना 1 सेकंड में होती है, ना 10 साल बाद होती है, कुछ घंटों में हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो खाने का हजम होना है मॉडरेट रिएक्शन। 75 रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन बताओ, इजी है। क्या होगा इसका रेट एक्सप्रेशन? देखकर बता दो। बी ऑप्शन N2 का हाफ हो गया, और सही है बी है ना। वो पावर हाफ में लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? और जो पावर लगा हुआ है उसी दूसरी तरह लगा दिया हमने, सही। हमें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या तो मसला है क्या? ये तो 100 बार कर चुके बेटा जी ना, तो 75 का आगे रेट एक्सप्रेशन बना रहे है ना, हो जाएगा ना ये। तो आप पावर हाफ में आ रहे हैं, तुम्हें क्या करना, तुम्हें आंसर देना। ऐसे आपको क्या मसला है? आपको आंसर सही देना है, बहुत ऐसे आता है नहीं आता है हाफ, तो एक अलग कॉन्सेप्ट। ओके 75 हो गया, 25% एमसीक्यूज बाकी, 75% तो हो ही गए। आगे बढ़ो। केमिकल काइनेटिक्स फिर से दोबारा आएगी, डायरेक्ट बना दे रहे हो। हाँ दोबारा सवाल ऑफ दिस ही है, और जब भी एमसीक्यू ऑल ऑफ, अगरचे ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं लेकिन आज सब ऑल ऑफ दिस ही रहे। देखो ऑप्शन दोबारा चेंज हो रहा है, बट बात सारी सही दोबारा से इसमें, ठीक है। 77 for the reaction this rate law is given as this: if concentration of N2 or O2 is increased 4 times, rate of reaction will increase by, तो आप लोग बता दो। दोनों को 4 गुना बढ़ा रहे हैं N2 O2 को, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ेगा? कितने टाइम्स बताएं भाई? चलें 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, हाँ मार। कुछ लोग 6 कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 8 टाइम। 8 टाइम्स देखते हैं। N2 को पहले डबल करते हैं, पहले N2 को डबल करते हैं। N2 को 4 टाइम्स करेंगे, N2 को 4 टाइम्स करेंगे। अब N2 के रिस्पेक्ट से, अच्छा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ ऑर्डर है। अच्छा ये भी एक रिएक्शन होता है हाफ ऑर्डर। हाफ ऑर्डर पता है क्या होता है? हाफ ऑर्डर रिएक्शन भी पंजाब बोर्ड में आता है, फेडरल बोर्ड में आता है, सिंध बोर्ड में नहीं होता। हाफ ऑर्डर में क्या होता है? कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं
तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना होगा? सिर्फ 2 टाइम्स होगा, हाफ ऑर्डर के लिहाज से। सही है, मल्टीप्लाई बाय। और O2 को भी 4 टाइम बढ़ा रहे हैं, O2 के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, तो जब इसको 4 टाइम करेंगे O2 को तो रेट भी क्या हो जाएगा? 4 टाइम। 4 टू 8, तो जिसने 8 बोला उसको सही बोला, 8 टाइम्स। 6 टाइम्स कहाँ से हो रहा था भैया? 8 टाइम्स हो रहा है ना, देखा तो सही आपने। इसमें एक नई चीज़ क्या है बेटा कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ये जो हाफ ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? सही है, दोबारा से हाफ ऑर्डर बताओ। देखो, एक तो देखो ऑर्डर के लिहाज से, जैसे ए के ऊपर अगर हमने 1 लगाया हुआ है, कभी ए के ऊपर हमने 2 लगाया हुआ है, कभी ए के ऊपर हमने 3 लगाया हुआ है, कभी ए के ऊपर हमने हाफ लगाया हुआ है, ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन की होती है। अब अगर सब की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो देखते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर देखो, इसकी कंसंट्रेशन डबल की जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसमें अगर डबल करेंगे कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। और इसमें अगर डबल करेंगे 2 × 2 × 2 6 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो समझ में आता है। अब यहाँ पर जब डबल करेंगे तो क्या होगा? 2 × हाफ टाइम्स, कितना हो गया? ओ सॉरी, 8 टाइम्स, गलत कर दिया, 8 टाइम्स। ओके, 8 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें हाफ कर रहे हैं, डबल करेंगे जब, तो डबल करेंगे तो क्या होगा? 2 × हाफ हो जाएगा ना ये। तो इसका मतलब इसको जब डबल करेंगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 1 टाइम हो जाएगा। 4 टाइम करेंगे तो डबल हो जाएगा, 8 टाइम करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा। हाफ ऑर्डर में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, रिवर्स। 2 × 2 × 2 इस तरह से, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। आपने 2 का क्यूब निकाल दिया ना इसमें, ये किया जाता है। ठीक है, जैसे आएगा नहीं सिंह बोर्ड में, ये पंजाब बोर्ड का सवाल है। क्या? नहीं, वो यहाँ पर हाफ ऑर्डर के लिए सिर्फ कर रहे होते हैं। इसमें जैसे हम टाइम्स कर देंगे होते हैं, 2 को 2 टाइम्स कर दिया, 2 को 3 टाइम्स कर दिया, टाइम्स कर दिया ना उसको। और जब 2 को तुम हाफ टाइम करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगी। 2 का हाफ टाइम 1 ही होता है, अगर आप थोड़ा सोचो उसको। 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ है। चलो भाई 86 आते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये तो इजीली क्या हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर, ए ऑप्शन 87। रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता है ना, सेकंड इनवर्स निकल रहा होता है ना, रेट कांस्टेंट। ये तो नहीं हो सकता, एक मिनट। ओके, नहीं, यूनिट के लिहाज से नहीं बात कर रहे। रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, भाई सिंपल सी बात है ना, इसमें कुछ करना ही कुछ नहीं है। रेट कांस्टेंट आपको पता है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन में कोई भी ऑर्डर आ जाए, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन यूनिट नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन यूनिट नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये, यस वॉट एवर। तो लिख नहीं दिखाना, वो वाटर मार्क आया हुआ बैक साइड पर, दिख नहीं रहा। क्लियर है, आगे बढ़े। 88 the rate law for a reaction this is given by the expression this, the rate of reaction will be, भाई रेट लॉ से रेट एक्सप्रेशन बना दिया गया, ये रहा रेट एक्सप्रेशन।
फर्स्ट ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट से, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या बात सही है इसके अंदर? बहुत आसान है, वेरी इजी। यस, डी कह रहा हूं। डबल ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी, नहीं, बी को तो यार ये बी के रेस्पेक्ट से तो जीरो ऑर्डर ही है, क्योंकि देखो रेट एक्सप्रेशन में बी आए ही नहीं, तो बी के रेस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है। एक पता नहीं, सी भी देख लेते हैं, मैं तो चलो सी भी देख लेंगे अभी। हाफ टर्न रिड्यूसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू हाफ, ए की कंसेंट्रेशन हाफ करने से रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। बी हो सकता है ना भाई, बी के रेस्पेक्ट ए के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर तो है। अब सी डी चेक कर, मुझे तो यार बी लग रहा है, सी डी चेक कर। डिक्रीज और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, हमेशा इंक्रीज ही होगा ना टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन, तो सी तो ऐसे नहीं हो सकता। क्या हो गया बात? अनअफेक्टेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, नहीं ऐसा भी नहीं अफेक्ट होगा टेम्परेचर को, और कंसंट्रेशन का भी होगा। एक ही कंसंट्रेशन का अफेक्ट होगा और टेम्परेचर का तो वैसे ही होना है हर सूरत में। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, तो जब आप कंसंट्रेशन ए की हाफ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होगा। क्लियर है? इतना आसान है इसको दिया। 90 रेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शंस आर गिवन, विल आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मतलब भाई यूनिट से देख रहे हैं, ये भी फर्स्ट की यूनिट, ये भी सेकंड की यूनिट, बताइए कौन सा ऑर्डर है? वो फर्स्ट है, वो सेकंड। पहला वाला जो है वो असल में हमारा सेकंड ऑर्डर है, और दूसरा वाला फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसा ही है? पहला वाला सेकंड, दूसरा वाला फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा ही है? एक्सप्लेन तो नहीं करो उसको, मैं देख के समझ में, यूनिट से पता लग रहा है। इससे पहले भी एक सवाल ऐसा आया था। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट है, चार बातें लिखी नहीं है। डी और ए भी करेक्ट है, पता नहीं। हाँ शहीद, क्या बता रहा, सारे सही है, चेक करें क्या? भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, उसका आंसर सी बता रहे हो, चेक कर लेते हैं। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हैं, ऑर्डर को किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही, पावर्स के समेशन कर देते हैं। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की टर्म्स होती हैं उन पर जो एक्सपोनेंट्स लगे होते हैं उनको प्लस कर देते हैं, ऑर्डर आ जाता है। ये भी सही है। सी ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, नहीं, अभी हाफ ऑर्डर नहीं देखा क्या? अभी सिंध बोर्ड में नहीं होता, पंजाब और फेडरल बोर्ड में होता है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बस क्या है, डी 100% इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। ओके, नॉट करेक्ट, सॉरी, तो सी ऑप्शन है ना? ओके, सी ऑप्शन। ऑर्डर इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, अफेक्ट करता है तो नॉट नहीं करता, इसलिए करेक्ट है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, यस बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि देखो ये रहा, ये हमारे पास जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, जब हम रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं तो समटाइम्स वैसा नहीं आ रहा होता, चेंज भी आ रहा होता, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो। 92 व्हाट विल बी द रेट इक्वेशन, कौन सा होता है? चूहे वाले इक्वेशन, रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दिस, इफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0, सही है, सही है, रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट इक्वल टू के हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, कंसंट्रेशन तो आएगी नहीं, ना एक्स की आएगी ना वाई की आएगी। लास्ट स्लाइड है, आखिरी, चला दे भाई। फिर इन द ब्लैंक्स आ गया, लो भाई करेक्ट ऑप्शन में, तो ये थोड़ा अलग सा सवाल है। देखिए बेटा, एक्स वाई जेड टी, पहले रीड करेंगे ना उसको, तो हाँ पहले नीचे के दो कर हाथ से, चलो पहले नीचे के 99
द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये तो आसान है, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, नेचर से इन्फ्लुएंस होगा, टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस होगा, कंसंट्रेशन से भी होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन से नहीं इन्फ्लुएंस होगा, सही है, बाकी सबसे हो जाएगा। 10th 100 है, बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मीन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है इनमें से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बतानी है। हाँ, डी ऑप्शन होगा ना, द सम ऑफ पावर्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द वेलोसिटी इक्वेशन या रेट इक्वेशन, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चलिए लास्ट बच गया, ऊपर आ जाते हैं वापस, इसको हम पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, एक्स वाई जेड 3 ब्लैंक्स हैं, आप देख रहे हैं प्रॉपर ऑर्डर में कौन सा ब्लैंक्स फिल हो गया इसके, तो बहुत आसान है, जो कुछ पढ़ा है 100 MCQs हो गए बेटा, आप तो कर ही सकते हो। चेक करो, एक्स पहले पूरा पढ़ो, देखो क्या बोल रहे हैं सवाल। डी, बाकी बच्चे देख लें क्या, एक्स वाई सी की सीक्वेंस, सही सीक्वेंस बतानी है, ब्लैंक्स को फिलअप करना है सही सीक्वेंस के साथ। डी होगा, मतलब डी को चेक किया जाए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम, सही है, ऑफ द पावर्स ऑफ विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन, सही है। द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, सेकंड इनवर्स होता है वैसे, लेकिन मिनट इनवर्स कर दिया उन्होंने, को मसला नहीं, यूनिट ही है ये भी, टाइम की चलेगा। द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टाइम इन मिनट्स इज ATM मिनट। अच्छा, कंसंट्रेशन को फिर हम प्रेशर की सूरत में देख लेते हैं, वैसे तो DN क्यूब होगा ना, मतलब वैसे तो हम क्या करते हैं, मोल पर DN क्यूब लेते हैं, जैसे हमने वो KCKP नहीं किया था, याद करो, तो KCP में हम लोग क्या करते थे, प्रेशर यूज़ कर लेते थे कंसंट्रेशन के बजाय, तो अगर हम मोल पर DN क्यूब के बजाय ATM यूज़ कर लेंगे तो फिर ATM पर सेकंड, वरना मोल पर DN क्यूब पर सेकंड, इस तरह से। सही है, तो सही है, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तीनों वैल्यूज इसके। क्लियर है भाई।